Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? दार्जिलिंग नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा बड़े पेड़, घने जंगल और सुहाना मौसम, है ना? जो कि सही भी है, आना भी चाहेंगे। पर आपने वो कहावत भी तो सुनी होगी कि हर चांद पे एक दाग होता है। मतलब हर खूबसूरत चीज़ में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। ठीक वैसा ही है दार्जिलिंग की खूबसूरती के भी साथ। इसे भी एक श्राप है। डाउ हिल्स, जो दार्जिलिंग के पहाड़ियों में बसा हुआ एक जंगल है, जिसके बारे में लोग काफ़ी कुछ बातें करते हैं। आज की हमारी कहानी भी डाउ हिल्स की है। डाउ हिल्स घूमने के लिए लोग यहाँ काफ़ी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती तो मन मोह लेने वाली है ही। सुंदर घने पेड़, सर्द मौसम, ये सब लोगों के मन पे ऐसा जादू करता है कि अगर कोई एक बार यहाँ आ जाए तो उसे जाने की इच्छा ही नहीं होती। पर शायद सभी इसकी खूबसूरती का आनंद लेने यहाँ नहीं आते। कुछ इसकी काली कहानी कितनी सच है ये जानने को आते हैं, और यहाँ आकर उन्हें जो अनुभव होता है उसके बाद शायद वो फिर कभी आत्माओं के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठा पाएंगे। तो आज की युग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोही। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज की कहानी का प्रूफ कि ये जगह शापित है, और ये आर्टिकल भी हमारे देश के जाने माने न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इंडिया का है। आगे की कहानी हम युग के ही नज़रिए से देखते हैं। अबे युग, इस बार गर्मियों की छुट्टी में कहाँ घूमने चले? कॉलेज में बैठे मैं और मेरे 3 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। इस पे मैंने साहिल को जवाब दिया कि भाई तू ही बता दे कहाँ चले। इतने में नम्रता बोल पड़ती है, यार मुझे तो बहुत मन हो रहा है पहाड़ों पे घूमने का, पर क्या करूँ, पता नहीं घर से परमिशन मिलेगा कि नहीं, और अगर मिल भी जाता है तो तुम लोग पता नहीं कहाँ का प्लान बनाओगे। इस पे मैंने उससे बोला कि अरे अभी छुट्टियाँ तो होने दो, तुम लोग छुट्टियाँ हो जाएंगी तो फिर डिसाइड करते हैं ना कहाँ चलते हैं ट्रिप पे। असल में हम चारों ने डिसाइड कर रखा था कि जब इस साल कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हम छुट्टियों में कहीं भी घूमने एक ट्रिप पर जाएंगे। असल में हम चारों पैरानॉर्मल स्टडीज़ की पढ़ाई करते थे। अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें हम अलौकिक शक्तियाँ, इस धरती पे जो भी अमानवीय शक्तियाँ हैं, या यूँ कहिए तो ऊपरी शक्तियाँ हैं, तो हम लोग इन सभी शक्तियों के बारे में पढ़ाई करते हैं कि क्या ऐसी शक्तियाँ होती भी हैं, अगर होती हैं तो वो कैसी होती हैं, यही सब। और इसी के रिगार्डिंग हमें कॉलेज से छूट भी मिल रहा था कि हम लोग किसी एक ऐसे जगह पर इन्वेस्टिगेशन करें जो शापित मानी जाती हो। छुट्टियां होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि नम्रता का काफ़ी मन था कि हम पहाड़ियों पे जाएं। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना कोई ऐसी ही जगह देख ली जाए जो पहाड़ों पर स्थित हो और उसे शापित भी माना जाता हो। जब हमने अपनी ये बात अपने प्रोफेसर को बताई तो उन्होंने कहा, हाँ ऐसी एक जगह तो है। दार्जिलिंग में डाउ हिल्स नाम से एक जगह है जहाँ पे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो मैं तुम लोगों का वहीं पे अपॉइंट कर देता हूँ।
जिससे तुम्हारा ट्रिप का ट्रिप भी हो जाएगा और तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी कर लोगे। ये सुनकर नम्रता काफ़ी खुश हुई। जगह अपॉइंट होने के बाद हम सब अपने अपने घर जाकर अपनी अपनी पैकिंग में भिड़ गए और पैकिंग कर अगले ही दिन का ट्रेन पकड़ हम सब दार्जिलिंग पहुंच गए। वाकई क्या सुंदर जगह है वो, पर हमें नहीं पता था कि हम जिस जगह को इतना सुंदर समझ ट्रिप के लिए आए हैं वही सुंदर जगह मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक जगहों में से एक बन जाएगी। उसके बाद हम सब वहाँ पर कॉलेज से ही फंड हुए एक लॉज में जाकर अपना बैग रख आराम करने लगे। हमने फैसला किया कि आज पूरे दिन हम आराम करके कल से अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलेंगे। हमें कॉलेज की तरफ से वो हर एक सुख सुविधा दी गई थी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में काम आए। पूरे दिन आराम कर जब रात में हम सब बैठकर खाना खाते हुए बात कर रहे थे तो हमने फैसला किया कि हम अगली सुबह कैंपिंग करेंगे, वो भी जंगलों में, और कैंपिंग करते हुए हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिससे हमारा पहाड़ों पर कैंपिंग भी हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी पूरा हो जाएगा। और सभी लोग इस बात से काफ़ी खुश हुए। फिर हम सब अपना अपना बैग पैक कर जो भी कैंपिंग के सामान लगे और इन्वेस्टिगेशन में हमारे यंत्र लगते सभी चीज़ों को हमने अपने बैग में पैक कर लिया। अगली सुबह सूरज उगने के साथ हम सब पहाड़ों पर निकल पड़े। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आपको जीवन में स्वर्ग देखना हो या जीते जी स्वर्ग देखना है तो आप शिमला, दार्जिलिंग जैसी जगहों पे चले जाइए। क्या नज़ारा था वो, इतना खूबसूरत कि जी कर रहा था कि यहीं बस जाऊं। पर मेरी ये सारी खुशी जल्दी एक ऐसी खौफनाक याद में बदलने वाली थी जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। दिन में हम सब इधर उधर घूम रहे थे। दिन में तो उस जंगल में काफ़ी लोग आ जा रहे थे, पर कुछ ऐसा डर सा नहीं लग रहा था। फिर जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे आसमान में नारंगी रंग छाता गया। ढलते सूरज को देख हमने फैसला किया कि अब हमें कैंपिंग के लिए जगह और तैयारी दोनों को शुरू कर देना चाहिए। हम सब वही जंगल में एक खाली जगह देख अपने अपने टेंट को लगाने में भिड़ गए। टेंट लगाते और सब कुछ करते हमें अंधेरा हो चुका था। उसके बाद वहीं पास से गिरी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर हमने आग लगाया। वो सर्द का महीना था। रात के 7 बजे ही गजब की ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। हमारे चारों तरफ धीरे धीरे कोहरा छाने लगा था और उस धुंध में कुछ देर बाद हमें आगे के 10 मीटर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जुलाई या अगस्त का महीना होगा, पर जुलाई या अगस्त में ही पहाड़ी इलाकों पर दिन ढलने के बाद गजब की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। हमें ठंड लगने लगा था तो हमने वहीं पास की पड़ी लकड़ियों को उठाकर आग लगाया था और उसके चारों तरफ बैठ बातें कर रहे थे। अब तक वहाँ पर काफ़ी घना अंधेरा हो चुका था और हमारे अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। आसमान में आज पूरा चांद निकला हुआ था और उस चांद की रोशनी में पूरा जंगल उजाला उजाला हो चुका था। हम सब अभी चांद और उस जंगल को देखते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। तभी नम्रता ने कहा, यार काफ़ी भूख लग गई है, चलो खाना खा लेते हैं। उसके बाद हम सब अपने अपने टेंट में जा खाना निकाल कर वापस से आग के पास आकर बैठकर खाने लगे। हमने होटल से निकलते वक्त ही वहाँ से कुछ चिकन मैरिनेट करा कर रख लिया था, क्योंकि ठंड वहाँ पर ज़्यादा थी इसलिए ख़राब होने का भी सवाल नहीं था। हम वहाँ से चिकन को निकाल उसी आग पर पकाने लगे और पकाकर खा के वापस से बातें करने लगे। हमने ये फैसला किया था कि हम 1-2 दिन पहले इस जगह को अच्छे से घूमेंगे, उसके बाद लोगों से बातचीत कर पता लगाएंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी जगह है
जिसे शापित माना जाता है। अभी ये सब बातें हो ही रही थी। बातें करते करते फिर साहिल ने बोला, यार कैंपिंग वगैरह ये सब करके बहुत थकान सा लग रहा है, चलो अब सोते हैं। उसके बाद हम सब अपने अपने टेंट में जा सोने लग गए। आधी रात में किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ के साथ मेरा नींद खुला। मैं एकदम से अचंभे में आ गया कि ये नम्रता तो नहीं। फिर मैंने सोचा कि नम्रता इतनी रात को उठकर गाना क्यों गाएगी, और उसी के साथ मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर इतनी रात में यहाँ कोई औरत, वो भी गाना गाते हुए। मैं इसकी जांच करने के लिए उठा और अपने टेंट से बाहर आया। असल में हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर करके इतने निडर हो गए थे, हमें अब उतना डर ही नहीं लगता था। मैं अपने बैग से टॉर्च निकाल बाहर इधर उधर मार रहा था। घने अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस औरत की आवाज़ उस जंगल में से चारों तरफ से गूंज के आ रही थी, जिससे मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो औरत गाना गा किधर से रही है। उसके बाद मैं साहिल के टेंट के पास जाकर उसे जगाने लगा। साहिल, साहिल जरा बाहर आ तो, ये देखना, पता नहीं जंगल के बीच से कैसी आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में साहिल अपने टेंट से बाहर आया और हमने मोहित को भी जगाया। हम तीनों ने उसकी आवाज़ को सुना। हमने नम्रता को इसलिए नहीं जगाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो बिना बात का डरे। अभी तक जंगल के बीच से उस औरत की गाने की आवाज़ आ रही थी। हमने फैसला किया कि हम जंगल के बीच में जाकर देखेंगे कि आखिर वो औरत है क्या और ऐसे आधी रात में गाना क्यों गा रही है। हमने मोहित से बोला, मोहित तू यही नम्रता के पास रुक, हम दोनों देख करके आते हैं। उसके बाद हम अपने टॉर्च को जलाते हुए जंगल के अंदर कुछ दूर तक गए, पर हमें कोई नहीं दिखा। और जब हमने चिल्ला के आवाज़ दिया कि कौन है गाना गा रहा है, तो वो आवाज़ आनी भी बंद हो गई। कुछ न मिलने पर हम निराश होकर वापस अपने टेंट की तरफ आने लगे और आकर मुझे से बोला, पता नहीं कौन था बे। जब हमने उससे पूछा कि कौन है गाना गा रहा है, तो अचानक से उसकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई और फिर हम अपने अपने टेंट में जाकर वापस से सो गए। अगली सुबह चिड़िया की चहचहाहट के साथ हमारी नींद खुली और हम सब अपना टेंट और बोरिया बिस्तर उठा वापस से होटल की तरफ चल दिए। होटल जा हम अपने अपने कमरे में जाकर नहा धोकर फ्रेश हुए और वापस से लॉन्च एरिया में आकर मिले। हमने नम्रता को रात हुई कोई बात नहीं बताई और बिल्कुल नॉर्मल रहे। उसके बाद हम लोग पूरे दिन की प्लानिंग करने लगे। हम लोग वहाँ से अपना इन्वेस्टिगेशन का सारा सामान लेकर के लोकल एरिया में निकले। वहाँ जाकर एक चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग से हमने बात की। वो बुजुर्ग वहाँ पर बैठा बैठा चाय पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठा और बोला, बाबा प्रणाम। इस पर उसने एक बार मेरे मुंह की तरफ देखा और वापस से अपना चाय पीने लगा। फिर मैंने बोला, बाबा हम दिल्ली से आए हैं और हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि इस जगह को लोग शापित क्यों कहते हैं। आखिर क्या है इस जगह का सच। मतलब कुछ ऐसी बात तो ज़रूर हुई होगी यहाँ पर जिस वजह से इस जगह को लोग शापित कहते हैं। असल में यहाँ कोई इकलौती चीज़ नहीं हुई है बेटा जिसकी वजह से इस जगह को शापित कहा जाए। सालों पहले एक औरत को कुछ लोग इस जंगल में ला करके उसे मार दिए थे। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उस औरत की आत्मा उन्हें कई बार दिखाई देती है। जब लोग इस जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है या पेड़ों के पीछे से छुपकर उन्हें कोई देख रहा है। कभी कभी तो लोगों को अपना ही नाम सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे चलती हुई हवाएं उनका नाम ले रही हैं, उनके कानों के पास आकर जैसे कोई उनका नाम बुदबुदा करके चला गया हो। बहुत से लोगों ने ऐसे ही बहुत सी घटनाओं को बताया है।
इस पर मैंने उनसे फिर पूछा, बाबा वो उस औरत के बारे में आप और क्या जानते हैं? उन्होंने कहा, बेटा मैं ऐसे बहुत कुछ तो नहीं जानता। हाँ, शायद वो औरत यहाँ पर घूमने आई थी तो कुछ चोर उसे रात पे लूटपाट करके उसे इसी जंगल में मार करके छोड़कर चले गए थे। अगली सुबह जब आसपास के गांव वाले उस जंगल में अपने डेली के काम से जा रहे थे तब उन्हें उस औरत की लाश दिखी। उसके बाद से ही बहुत से लोगों ने उस औरत को इसी जंगल में इधर उधर भटकते हुए देखा है।